हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में दो वीडियो लेक्चर जो कि हमने आपको सेंड किए थे। पहले वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सेकंड वीडियो लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेसिस था जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। उसमें मैंने बताया आपको किस तरह से लैटिस होता है, लैटिस किस तरह का जाल होता है, एटम्स को इस तरह से 3 डायमेंशन में अरेंज किया जाता है कि वो लैटिस जब उनको उन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो वो लैटिस का शेप ले लेता है। डिफरेंट लैटिस पूरी अभी तक 14 जो लैटिस डिस्कवर हैं उनको ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। और सबसे छोटा पोर्शन जिसको 3 डायमेंशन में अरेंज करके, रिपीटिंग यूनिट जिनको 3 डायमेंशन में अरेंज करके आप लैटिस पा सकते हैं, उन्हें यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि किसी भी लैटिस का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल के हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। यूनिट सेल 2 तरह की होती है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह की होती है। 3 जो सेंटर्ड थी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर। इस तरह की 4 यूनिट सेल जो क्लासिफिकेशन था उन सबको मिलाकर एज, लेंथ और एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन करके 14 टाइप की सेल जो आपने डिस्कवर की, जो 14 टाइप की जो सेल थी ब्रेवियस लैटिस, उसको मैंने आपको 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब किया। आज हम जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे किसी यूनिट सेल की क्वाड्रेशन नंबर क्या होगा, किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, किसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, इन सबको डिस्क्राइब कर आपको बताने जा रहे हैं कि किस टाइप से ये आप डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग देंगे एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, कुछ भी लिख सकते हो आप। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में पहला जो पार्ट था उसका सिंपल यूनिट सेल को हम आज आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो लेक्चर में आपको सिंपल वीडियो सेल का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे इसमें सिंपल यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल लिख दीजिएगा यहां पे जो के कोर्स में है, तो उसमें सिंपल यूनिट सेल। पिछले वीडियो लेक्चर जो जिन बच्चों ने देखा है वो जानते होंगे कि सिंपल यूनिट सेल वो होती हैं जिनमें सिंपल यूनिट सेल वो होती है जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है। और यही बताया था मैंने कि ये पार्टिकल जो आपको अलग दिख रहे हैं ये अलग नहीं होते हैं, ये आपस में टच करते हुए होते हैं। किस तरह से वो भी बताया था मैंने। जैसे ये आपका सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक इसके पीछे जाएगा, ये सर्किल है। इसी तरह से 1 2 एक इसके बीच में आएगा और एक ये आएगा। ठीक है सर्किल। अब अगर मान लीजिए इनके सेंटर को आप मिला दें स्ट्रेट लाइन से, इस तरह से मिला दें, ये देखिए क्यूब की शेप ले रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, क्यूब की शेप ले रहा है, ये क्यूब की शेप ले रहा है। अब देखिए ये सब टच करते हुए हैं, ये इनकी रेडियस, ये इसकी रेडियस आर, ये इसकी रेडियस आर, और जो एज लेंथ होती है, ये जो एज लेंथ है सबको ए मानिए। वो ए और बी और सी में आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहां पे सब सारी साइड सेम होती है ना, उनको सबको ए मान सकते हैं आप। ये सब ए है, ये सब एज लेंथ कितनी है? ए है, ए माना आपने। क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, याद रखिएगा, सब ए है। ठीक है, सारी एज लेंथ जो है वो ए है। तो और रेडियस क्या होगी? हर क्यूब एक दूसरे को टच करता हुआ है, तो ये इसकी क्या होगी? रेडियस। ये आर, ये आर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एज लेंथ है इसकी ए, ये एज लेंथ है ए में रेडियस मतलब क्या? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एटम की रेडियस क्या होती है? एटम, ये एटम ही तो है, एटम की रेडियस क्या होगी? ये सेंटर टू आउटर मोस्ट शेल, यही इसकी रेडियस होगी। अब ये 2 सर्किल आपस में टच कर रहे हैं और
इनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? एज लेंथ। एज लेंथ। तो क्यूबिक में जो एज लेंथ होती है ए, वो किसके इक्वल होती है? 2r के इक्वल होगी। दो रेडियस, दो एटम के ये एज लेंथ है ना, इस तरह से क्यूब बन रहा है, इस तरह से क्यूब बन रहा है। तो जो सिंपल क्यूबिक होती है उसमें ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? 2r के इक्वल होती है। देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इसके इस एटम की रेडियस ये r, इस एटम की रेडियस ये r, तो दोनों मिला के एज लेंथ कितनी हो गई? एज लेंथ ए किसके बराबर होगी? 2r। अभी और डिस्क्राइब करेंगे इसको। पहले बात करता हूं कि सिंपल क्यूबिक में हर कॉर्नर पर, क्यूब में 8 कॉर्नर और 8 कॉर्नर पे एक एक एटम, 8 कॉर्नर पे, तो टोटल कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं। ठीक है, तो हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। सिंपल क्यूबिक में हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। यह बात मैंने पिछले क्लास में बताई थी और यह बताया था कि जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं उसका यूज यहां पे, जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन एक सिंगल यूनिट सेल में 1/8 होता है। कैसे? जैसे मैंने पिछले डिस्क्राइब किया था। जैसे ये मान लो क्यूब है, ये क्यूब है, इसको क्यूब मान रहे हैं ना आप, इसको क्यूब है। अब ये क्यूब सिंपल क्यूबिक है। अगर मैं इसको यहां पे रख दूं इस तरह से, ये क्यूब, इसको इस तरह रख दूं, ठीक है। अब ये कॉर्नर वाला एटम, जो इधर वाला कॉर्नर वाला एटम है, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। इस कॉर्नर वाले एटम, इस क्यूब के, कभी भी क्यूब जो ये यूनिट सेल होती है वो अकेले नहीं होती। अब इसके पड़ोस में एक यूनिट सेल होगी, एक इसके पड़ोस, मैं इस कॉर्नर वाले एटम की बात कर रहा हूं, इस कॉर्नर वाले एटम की, यहां इस कॉर्नर वाले एटम की बात कर रहा हूं। अब एक क्यूब जो होगी वो इसके पड़ोस में होगी ना, एक इधर होगी और एक इस पड़ोस वाले पड़ोस होगी। बात समझ में आई? अगर इस एटम की बात करूं मैं, तो इस क्यूब के पड़ोस में एक क्यूब, ठीक है, उस पड़ोस वाले के फ्रंट में एक क्यूब, 3, और इस क्यूब के आगे एक क्यूब, 4 क्यूब होगी ना। अब मान लो मैं यहां पे होल करूं, तो ये चारों में दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? समझ में बात आ रही है? जो आप पिछले क्लास में शायद ना समझ पाए हो, इसे ये क्यूब मान रहे हैं आप, इसको ये क्यूब मान रहे हैं। अब क्यूब के एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे 3, एक एटम यहां पे 4, एक एटम यहां पे 5, एक एटम यहां पे 6, एक एटम यहां पे 7, एक एटम यहां पे 8। इस क्यूब के 8 कॉर्नर हैं। ये क्यूब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये क्यूब के 4 यहां पर पार्टिकल, इस जगह पे 4 पार्टिकल और इस जगह पे 4 पार्टिकल, 8 पार्टिकल यहां पे हैं। हम इस कॉर्नर वाले एटम की बात कर रहा हूं। अब इस क्यूब, कभी क्यूब जो होगी सिंपल, वो अकेली नहीं हो सकती। इसके एक इस साइड पे एक होगी, इसके फ्रंट पे एक होगी और इस साइड वाले के फ्रंट पे एक होगी, 4 क्यूब होगी। अब यहां से मैं अगर होल करूं तो ये चारों में दिखाई देगा। अब 4 नीचे हो गई और 4 ये क्यूब इसके ऊपर, तो टोटल कितनी होगी? 8। तो ये एटम जो यहां का होल है, ये 8 क्यूब में दिखाई देगा, ये 8 क्यूब में दिखाई देगा। वही बात यही है, ठीक है। तो कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब में शेयर होता है, कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब में शेयर होता है। तो पहली बात करता हूं मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जो पहला एनालिसिस है वो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ये बताता है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। अब देखिए बताया कि कॉर्नर पे, इस कॉर्नर की बात करूं मैं, तो ये कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल में शेयर होगा। तो ये एटम 8 में शेयर हो रहा है, तो इसमें कितना शेयर होगा? 1/8, ठीक है। एक कॉर्नर का एटम 8 में शेयर हो रहा है, तो 1 क्यूब में कितना एटम शेयर होगा? 1/8। और कितने टोटल एटम है यहां पे? 8 एटम है। तो एक क्यूब में कितना एटम शेयर होगा? इस क्यूब में कितना एटम होगा? 1 होगा। बात समझ में आई? जिस तरह से मैंने इसको डिस्क्राइब किया था कि कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब, एक होल जो कॉर्नर पे कर रहे हो आप, वो 8 रूम में दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह कि एक एटम 8 में शेयर हो रहा है, एक एटम 8 क्यूब में शेयर हो रहा है। तो एक क्यूब में एटम की इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/8। और ऐसे टोटल कितने एटम है? 8। तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को दिखाते हैं Z। तो सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1। एक एटम 8 क्यूब में शेयर होता है,
एक एटम 8 क्यूब में शेयर हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि एक होल करूं तो 8 रूम में दिखाई देगा वो। तो इसी तरह एक एटम 8 क्यूब में शेयर हो रहा है, तो एक क्यूब में इसमें इसका पार्टिसिपेशन इस क्यूब में इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा 1/8। और ऐसे कितने एटम है 8, तो एक क्यूब में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे कॉर्नर वाले एटम। एक क्यूब में कॉर्नर वाले नंबर का एटम का पार्टिसिपेशन कितना होगा 1। तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, एक बात ये पहले एनालिसिस नंबर ऑफ एटम याद रखिएगा, नंबर ऑफ एटम जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए होती है 1। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे सिंपल समझने का तरीका है, जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है वो नंबर ऑफ एटम टच बाय द एटम। ठीक है, वो नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर ये दीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होती है नंबर ऑफ नीबर एटम। उसके पास के जितने एटम होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, नीबर एटम। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नीबर एटम। अब मानिए ये है, ये इसका बात कर रहा हूं मैं, इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, इस पार्टिकल के नेबर कितने होंगे। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं जो इससे सेम डिस्टेंस पे हो, देखिए नेबर एटम आप हमेशा निकाल सकते हो डिस्टेंस से, इसके अलावा नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस देखिए, पहले डिस्टेंस देखिए, ऐसे देख के नहीं बता पाओगे। डिस्टेंस देखिए अगर मैं बहुत ही अच्छे समझिएगा, सबको समझ में आएगा। अगर मैं इस एटम की बात करूं, इस एटम की, तो देखिए इस एटम से ये एटम ए डिस्टेंस पे है, इस एटम से ये भी ए डिस्टेंस पे है, बात समझ में आई। और इस एटम से ये भी ए डिस्टेंस पे है, बात समझ में आई। अगर आप बात करो इस एटम से ये ए डिस्टेंस पे है, जिसको मैं इसमें कर रहा हूं, ये सब नेबर एटम है, इसके पास वाले एटम है, जो इसके पास वाले, आपको पास वाले एटम नेबर एटम ही निकालने हैं। तो इस एटम से एक ये पास में, एक ये पास में, देखिए ये कितने डिस्टेंस पे है ए, और ये एटम जो है टोटल नेबर एटम देखिए, आप खुद देखिए। ठीक है, कितना होगा इसका, निकालिए। टोटल नेबर एटम जितने पास के एटम है वो आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसकी बात करो, ये वाले एटम की, ये एटम की बात करो, ये देखिए ये फेस का डायगोनल है, और फेस का डायगोनल क्या होता है A√2 होता है, A√2 होता है। तो ये नेबर नहीं होगा इसका। ठीक है, इस एटम समझ बात आ रही है ना। तो इससे टोटल कितने नेबर एटम है 3। इस फेज में इसके कितने नेबर एटम है 3, एक ये और एक ये, 3 नेबर एटम है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, फिर से साफ साफ देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेबर एटम, जो इस एटम के, मान लीजिए हमने, अब देखिए पहले यही समझ लीजिए, इससे इसकी डिस्टेंस ए होगी, इससे हम यहां पे निकाल रहे हैं, इस वाले से निकाल रहे हैं, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ए होगी, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ए होगी, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ए होगी। बाकी किसी की डिस्टेंस ए नहीं होगी, चाहे जहां निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए ये पॉइंट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट की, तो ये इस पॉइंट के डायगोनल पे आएगा, और फेस का डायगोनल कितना होता है A√2 होता है। A√2 मतलब √2 की वैल्यू 1.414, ये ए है और ये 1.414 ए हो, तो ये इसका नेबर नहीं होगा। सेकंड नेबर हो सकता है, फर्स्ट नेबर नहीं होगा, और फर्स्ट नेबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो इससे बात करूं तो इससे सिर्फ
पास वाले तीन ही एटम होंगे और वो कहां से जाना, आपने डिस्टेंस से जाना। जो ए डिस्टेंस पे है वो पास वाले हैं। अब देखिए इससे ये वाला पास पे होगा, एक ये पास होगा, सेकंड ये और थ्री ये। तो इसके इस एटम के नेबर कौन है, तीन नेबर एटम है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसके अलावा कोई नहीं है। ये इसके फेस डायगोनल पे है, नहीं हो सकता। ये यहां वाला इसके फेस डायगोनल पे है, नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करो तो ये तो बिल्कुल क्यूब डायगोनल पे है, क्यूब डायगोनल पे होगा। और क्यूब डायगोनल कितना होता है, √3a होता है। क्यूब डायगोनल √3a होता है। तो इस वाले एटम की बात करो तो इससे सिर्फ तीन एटम नेबर हैं, पास वाले एटम इसके फर्स्ट नेबर तीन हैं। तीन तो इस क्यूब में होंगे और तीन कहां होंगे, इस क्यूब से जो मिला हुआ क्यूब है उससे भी तो तीन एटम जुड़े होंगे, एक यहां पे, एक इसके सामने सामने और एक इसके ऊपर। तो टोटल इसके नेबर एटम कितने हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अब देखिए इस एटम की बात कर रहा हूं तो इसका नेबर कौन होगा, एक ये होगा नेबर, एक ये नेबर होगा और एक ये नेबर होगा। ठीक है, ये नेबर नहीं होगा क्योंकि ये डायगोनल पे है, और ये भी नेबर नहीं होगा क्योंकि इसके फेस इसके कहां पे है, क्यूब डायगोनल पे है। तो इससे नेबर एटम कितने होंगे, एक, दो और तीन। और इससे सेम डिस्टेंस में दूसरे रूम में भी एक डिस्टेंस होगी, वहां पे एक नेबर होगा, एक इससे सामने होगा दूसरा नेबर और एक इसके ऊपर होगा। तो इससे टोटल कितने नेबर एटम है, 6। तो सिंपल क्यूबिक की क्वाड्रेशन नंबर जो होती है वो होती है 6 होती है। क्वाड्रेशन नंबर कितनी होती है सिंपल क्यूबिक की, 6 होती है। समझ में बात आई, बात समझ में आ गई। सिंपल क्यूबिक की क्वाड्रेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना, Z कितना होगा, 1 होगा सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। ये सब में काम आएगी, मतलब कि हर यूनिट सेल में आप यूज करेंगे। एज लेंथ ए होती है और रेडियस क्या होती है, आर होती है। अभी बताया मैंने आपको कि सिंपल क्यूबिक में हर जो स्फीयर होता है एक दूसरे को टच करता है इस तरह से, 1 2 3 4 1 1 2 3 और 4। ये सिंपल क्यूबिक है, सबके सेंटर को मिला दिया हमने। ये देखिए क्यूब बन के आया। अब देखिए ये एज लेंथ कितनी है इसकी, ए है ना, ए, और ए जो है किसमें कवर कर रही है, आर इसकी कवर कर रही है और आर इसकी कवर कर रही है। तो सिंपल क्यूबिक में जो एज लेंथ होती है ये किसके बराबर होती है, 2r के बराबर होती है। याद रखिएगा जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये काम आएगी। a इज इक्वल टू r बाई a इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। अगर मान लीजिए किसी क्यूब में आपको सर्किल को डालना, एटम क्या होते हैं, सर्किल होते हैं, तो क्या आप बच्चों सोचिए कि क्या सर्किल इस क्यूब को पूरा फिल कर लेंगे, सर्किल इस क्यूब को पूरा फिल कर लेंगे। कैमरे में प्रॉब्लम है, अगर बात करूं तो क्या अगर क्यूब में आप सर्किल को डालें,
अगर मान लीजिए इस तरह एक क्यूब है, इसके अंदर आप सर्किल डाल रहे हैं, सर्किल फिल कर रहे हैं, तो क्या ये 100% ये स्पेस भर लेंगे? 100% भर लेंगे क्या स्पेस? नहीं भरेंगे। देखिए ये खाली जगह बच गई, ये देखिए खाली जगह बच रही है, इसे कहते हैं वॉइड्स, इसे कहते हैं वॉइड्स। जो खाली जगह बचती है उसे कहते हैं वॉइड। तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कि कितना टाइट कोई क्यूब भरा है, कितना टाइट, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा हार्ड होगा। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी वो उतना ज्यादा लूज होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना कम होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम किस तरह से पैक्ड हैं, किस तरह से भरे हुए हैं, किस तरह से भरे हुए हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो टाइट भरे हुए हैं कि लूज भरे हुए हैं। जिनका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो टाइट भरे होंगे, जिनका पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा वो लूज भरे होंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by atom in unit cell upon volume of unit cell, volume of unit cell, वॉल्यूम ऑफ। थोड़ा डार्कनेस आ रही होगी आप लोगों के, डार्कनेस थोड़ी आ रही होगी। हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यहां से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, कैमरा आप सही हो गया होगा। हाँ बच्चों, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल कैसे निकालेंगे आप? कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल कैसे निकालेंगे आप? किसी यूनिट सेल, अगर मान लीजिए किसी एक यूनिट सेल दी गई है आपको, और इसमें वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे, नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, ऐसे ही तो निकालिएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, इसी तरह निकाला जाएगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो इसको फॉर्मूले को यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ, तो ये फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है? पैकिंग फ्रैक्शन का है। घबराइए, पैकिंग फ्रैक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वहां पैकिंग एफिशिएंसी दी गई है, वो भी निकाल लूंगा मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसको मिटाल दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मिटाल दूं। अब देखिए, आप बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक की, और अभी आप निकाल चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन, सब सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? एक यूनिट सेल में कितना कॉर्नर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होगा? एटम तो एक सर्किल है ना, 4/3
पाई आर क्यूब अपॉन क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, जितनी साइड होगी उसकी लेंथ बेस इनटू हाइट क्या हो जाएगी, ए क्यूब। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4/3 पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू रख दीजिएगा और आर की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, क्या आर की वैल्यू आई थी a/2 क्यूब अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2r क्यूब। इन सबकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगी 0.524। ये है पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इससे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी 52.4% आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 52.4%। इतना तो ये भरा होगा, इतना भर पाएगा। अगर सिंपल क्यूबिक में आप सर्किल डालो तो सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी इतना टाइट भर पाएगा, 52.4% भर पाएगा। और एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस को आप कहते हैं वॉइड स्पेस। वॉइड जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस कितना होगा 100 माइनस 52.4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 47.6%। वाइड स्पेस कितना आ जाएगा 47.6%। ये आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने निकाल लिया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, क्वाड्रेशन नंबर क्या होगी और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही बनते हैं इस पे। तो आप सिंपल क्यूबिक का डिस्कशन पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि फेस सेंटर यूनिट सेल की यही सब प्रॉपर्टीज क्या होंगी। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहें।